जय हिंद दोस्तों, मैं सोनीपत से आपका दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। आज हम करेंगे मेडलन कांस्टेंट। मेडलन कांस्टेंट देखिए, मेडलन कांस्टेंट किसने दिए थे? मेडलन कांस्टेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो शुरू में बोर्न और मेडलन ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन करी बोर्न और मेयर ने, ठीक है। लेकिन इसका नाम मेडलन कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि मेडलन का मेजर कंट्रीब्यूशन था इसमें, ठीक है। अब जैसे कोई भी सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में दो तरह की फोर्सेस होती हैं। कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक रिपल्सिव फोर्सेस, शॉर्ट टर्म रिपल्सिव, शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। लॉन्ग रेंज कूलम फोर्सेस दोनों टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना। तो लॉन्ग रेंज कूलम फोर्सेस ठीक है, और शॉर्ट रेंज फोर्सेस और एनर्जी कह लो यार, ठीक है। फोर्स, ठीक है, ये फोर्स निकालेंगे मैं ना, फोर्स निकालेंगे। शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेस, ये कूलम फोर्सेस तो आपको पता है कि इनके बीच में लगते हैं दो चार्ज, जब पार्टिकल्स आसपास आते हैं तो उनके बीच में कूलम फोर्सेस लगती हैं। वो अपोजिट चार्ज के हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, सेम चार्ज के हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म रिपल्सिव फोर्सेज है कब लगती है? जब दो एटम बिल्कुल ही पास पास आ जाते हैं, बिल्कुल पास पास के, उनके जो दो आयन जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आपस में ओवरलैप करने शुरू कर देते हैं, तब लगती है हमारी शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। लॉन्ग रेंज कूलम फोर्सेज का वो क्या होता है, दिखने में कैसी होती है? दिखने में भाई कुछ इस प्रकार से होते हैं, प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फोर्सेज हैं। और एनर्जी निकालनी हमें इससे तो प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई आर, है ना। ये दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। जो शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेज थी जो पहले निकाली थी और जो बाद में निकाली थी, पहले निकाली थी वो क्या है? हाँ, जो बाद में निकाली थी वो देख लो एक बार, वो क्या है? लैम्डा एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय रो, जहाँ लैम्डा क्या है? आपकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ से वो रिपेल कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, एंड रो क्या है? रेंज, रेंज, ठीक है। और जो पहले निकाली थी, पहले क्या थी? बी बाय आर की पावर एन, जहाँ बी और एन कॉन्स्टेंट थे, बी और एन कॉन्स्टेंट थे आपके, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे जो मॉडिफाइड है, ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। इससे हम निकालेंगे अपनी मेडलन कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, अलग अलग उसके लिए, क्रिस्टल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है, हाँ, जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो किन पे डिपेंड करेगी? जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी और कोहेसिव एनर्जी है वो किन पे डिपेंड करेगी? वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, है ना। एक लॉन्ग रेंज कूलम फोर्स पे डिपेंड करेगी और एक करेगी शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स पे डिपेंड, ठीक है। ठीक है, कैसे करेगी डिपेंड? ठीक है, आइए चलते देखते हैं। जो आपकी एनर्जी है वो है ये, हाँ, जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी है वो क्या होगी? जो आपकी इंटरेक्शन एनर्जी वो होगी यू आई इजक्वल टू यू आई जे डैश जे, ये क्या है? यू आई जे डैश क्या है भाई? आई हम कोई भी रेफरेंस एटम मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस एटम मान लिया, और जो बाकी जे है ना इसके साथ उसकी एनर्जी जे, जैसे ये है रेफरेंस एटम हमारा आई, जे यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे जे हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? जो रिपल्सिव एनर्जी प्लस कोलम्बिक एनर्जी, ठीक है, ये टोटल एनर्जी होगी हमारी कोहेसिव एनर्जी के इक्वल, ठीक है। और आप ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? लेमडा और रो, लेमडा और रो आप एम्पेरिकली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेमडा क्या है? स्ट्रेंथ, और ये क्या है? रेंज। ये आप लैटिस पैरामीटर और
बल्क मॉडुलस से फाइंड कर सकते हो, बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस से आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हाँ यू आई जेड डैश ये है, ये है, ये। अब इसे चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए। हाँ, यू आई जे में क्या होगा भाई, आई नॉट इक्वल टू जे होगा, क्योंकि भाई देखो सेल्फ इंटरेक्शन थोड़ी कर सकता है आयन आपस में, कि अपने साथ क्या एनर्जी लेगा, दूसरे के साथ तो वो करेगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है एन, आपके एन टोटल मॉलिक्यूल है, टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके एन ही पॉजिटिव आयंस होंगे और एन ही नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है भाई, दो चीज़ मिलती है, ये एक मॉलिक्यूल बनाता है ना, तो ठीक है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2n नहीं होंगे, n होंगे। ठीक है, n होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपकी टोटल एनर्जी होगी n यू आई, n यू आई इज इक्वल टू सिग्मा जे एन यू आई जे डैश। ठीक है, अब जो आपकी रिपल्सिव टर्म थे, रिपल्सिव टर्म क्या थी आपकी, लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय रो थी ना। तो इस रिपल्सिव टर्म में मान लीजिए ये किस पे डिपेंड करती है, जितने इसके आसपास एटम है ना, कि ये भाई रिपल्सिव टर्म क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इसके जितने आसपास नियरेस्ट नेबर होंगे केवल उन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि उनका ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रेफरेंस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ ओवरलैप करेगा, है ना। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ जेड हमारे पास नियरेस्ट नंबर नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं। ठीक है, नियरेस्ट नेबर है। ठीक है, जेड, ये जेड ऐसे मान लीजिए, ये जेड। ठीक है, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एन यू आई इजक्वल टू एन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस अरे लेमडा कहाँ है, एन जेड लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय रो प्लस माइनस सिग्मा क्यू स्क्वेयर अपॉन आर आई जे। ठीक है, ये होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक चीज़ करता हूँ, मैं आर आई जे को कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, आर आई जे को मैं क्या मान सकता हूँ, आर आई जे को मैं मान लूँ पी आई जे आर, जहाँ मेरा आर क्या है, नियरेस्ट नेबर सेपरेशन, नियरेस्ट नेबर सेपरेशन ठीक है, और ये पी आई जे क्या है, फैक्टर दैट डिटरमाइन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, अब मेरी ये क्या थी, ये थी मेरी यू टोटल क्या हो जाएगी, एन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस, ये भी आई जे है। ठीक है, माइनस पी आई जे आर बाय रो प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर पी आई जे आर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसके बाद मेडलंग कांस्टेंट को डिफाइन करता हूँ। मेडलंग कांस्टेंट को डिफाइन करता हूँ मैं ऐसे, माइनस सिग्मा 1 अपॉन पी आई जे, इसको मैं डिफाइन करता हूँ मेडलंग कांस्टेंट। ठीक है, ये माइनस, हाँ अंदर भी एक माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस
और ये माइनस है ना, यही तो हो गया प्लस माइनस, है ना, माइनस अंदर लेके जाऊँगा, पहला हो जाएगा प्लस, दूसरा हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो मेरा ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया मेरा मेडलन कांस्टेंट, मेडलन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जो मेरा ये साइन है ना, ये डिपेंड करेगा मेरे रेफरेंस आयन पे। अगर मैं रेफरेंस आयन नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं रेफरेंस आयन नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो पॉजिटिव आयन है उनके लिए मैं साइन लूँगा प्लस, ठीक है, प्लस साइन लूँगा। और जो मेरे, अगर मैं रेफरेंस आयन नेगेटिव लेता हूँ और जो पॉजिटिव वाले आयन हैं फिर उनके लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस ही साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आयन है तो उनके लिए माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो नेगेटिव रेफरेंस आयन है, वैसे आयन मेरा पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा ताकि टोटल नेगेटिव हो। टोटल नेगेटिव का क्या मतलब, टोटल नेगेटिव का मतलब कि जो ये हमारी एनर्जी है ये अट्रैक्टिव हो। ठीक है, और नेगेटिव रेफरेंस आयन के बाद अगर मैं नेगेटिव एटम लेता हूँ तो मेरा जो टोटल साइन लेना पड़ेगा हमें, वो यहाँ लेना पड़ेगा नेगेटिव, ताकि नहीं, यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा और नेगेटिव पहले से ही है तो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, आइए देखते हैं। ये आपको साइन में कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। साइन की मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कैसे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी अभी। ठीक है, अल्फ़ा क्या था, माइनस सिग्मा माइनस प्लस 1/πij। ठीक है, देखिए एट नियरेस्ट नेबर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा आर नोड नियरेस्ट नेबर पे, ठीक है, आर नोड उस पर क्या होगा हमारा, जो हमारी एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, डी यू टोटल बाई डी आर इक्वल टू 0। ठीक है, एट आर इक्वल टू आर नोड। आर नोड हमारी यू टोटल क्या थी, एन जेड लेमडा एक्सपोनेंशियल माइनस πij/r बाय रो। इसको मैं पूरे को हटा के माइनस अल्फ़ा लिख दूँ, माइनस अल्फ़ा क्यू स्क्वेयर अपन इसको आर। ठीक है, अब देखिए ये πij क्या है, ये πij हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी रिपल्सिव टर्म है, और रिपल्सिव टर्म मैंने बताया था आपकी बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज होती है तो क्या मतलब दूर तक नहीं जाएगी, तो मतलब क्या नियरेस्ट नंबर तक ही आपकी ये वैलिड होगी। ठीक है, तो ये πij लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो πij लिखो ना लिखो यहाँ कोई फ़र्क, मतलब फ़र्क नहीं है, ठीक, क्योंकि रिपल्सिव रेंज आपकी इतनी बड़ी होती नहीं है। तो आपका ये हो गया यू टोटल। अब हमें निकालना है डी यू टोटल बाई डी आर एट आर इक्वल टू आर नोट। ठीक है, आप इतने समझदार तो हैं ही भाई, आपको डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है, आराम से कर लोगे। देखते हैं क्या होगा, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, एन जेड लेमडा बाय रो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाय रो, इसका प्लस अल्फ़ा क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब आर इक्वल टू आर नोट भी रखना है। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल माइनस आर नोट बाय रो इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यू स्क्वेयर बाय आर नोट स्क्वेयर माइनस का, ये भी इसके डिवाइड में गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एन जेड लैम्डा अपॉन रो माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारी यू टोटल क्या हो जाएगी, अब हमारी यू टोटल हो जाएगी यू टोटल एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एन जेड लेमडा ये जेड है भाई, एन जेड लेमडा। अब एक्सपोनेंशियल की जगह ये वैल्यू रख दूँ, ये क्या भाई अल्फ़ा क्यू स्क्वेयर बाय
आर नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई एन जेड लेमडा अपन रो, ठीक है। इससे ये कटेगा, रो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अब प्लस में अल्फ़ा क्यू स्क्वायर वन आर स्क्वायर अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपन आर माइनस, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है भाई, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? आ सकता है भी, बिल्कुल आ सकता है। क्या है? अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपन आर नोड कॉमन आ सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच गया? ब्रैकेट में आपका बच गया लैम्डा बाय आर माइनस 1, ये बच गया, ठीक है। अब मैं ये माइनस बाहर ले आऊँ, माइनस अल्फ़ा क्यू स्क्वायर अपॉन आर 1 माइनस ये बच गया। ये आपकी वही कुछ किससे मिलती जुलती है? ये आपकी मिलती जुलती है कूलम्बिक टर्म से, ठीक है। और ये किससे मिलती है? फिर ये कूलम्बिक टर्म से मिलती है, तो ये क्या बचेगी? ये रिपल्सिव टर्म बच गई ना। तो रिपल्सिव टर्म किस पे डिपेंड करती है? रो क्या बताया था मैंने? रो बताया था भाई रेंज। तो साफ साफ है जो आपकी रिपल्सिव टर्म है वो रेंज पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए ये तो इतना ही था, ठीक है। अब क्या है, हाँ आप यू टोटल फाइंड आउट कर सकते हो पूरे का। अगर आपको आर पता हो, आपको अल्फ़ा पता हो, आपको रो पता हो, ठीक है, आप ये पूरी चीज़ें फाइंड कर सकते हो कोहेसिव एनर्जी क्रिस्टल की, ठीक है। पहले मेडलन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। मेडलन कांस्टेंट मैंने क्या बताया था, क्या निकाला था? क्या होता है मेडलन कांस्टेंट? अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस, बोलिए, सिग्मा माइनस प्लस 1 अपॉन पी आई जे, ये होता है आपका मेडलन कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं मान लूँ एक 1D क्रिस्टल है मेरे पास, 1D क्रिस्टल, ठीक है। एक एटम यहाँ, उसका एक यहाँ, एक आयन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लूँ R, इनके बीच का 2R, इनके बीच का 3R, ये मेरा रेफरेंस एटम है I। अब आपको वो समझ आएगा मैंने साइन का क्या कह रहा था मैं, ठीक है। यहाँ साइन का आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, सब R 2R 3R है ना। तो ठीक है, अल्फ़ा के आगे 2 लगा दूँ क्योंकि ये तो एक साइड का है ना, हमें दोनों साइड का चाहिए। तो अल्फ़ा 2, ठीक। अब ये मेरा जो रेफरेंस है आयन है ये नेगेटिव है, पहला आयन पॉजिटिव है, फिर अगला आयन फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये पहला आयन पॉजिटिव है मेरा, तो इसके साथ इंटरेक्शन कैसी होगी? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। एनर्जी नेगेटिव। एनर्जी में क्या टर्म थी मेरे पास? एनर्जी में ये टर्म थी ना, माइनस अल्फ़ा क्यू स्क्वायर बाय आर। मतलब क्या होना चाहिए? एनर्जी नेगेटिव रहने के लिए ये पूरी टर्म मेरी पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरी पहली टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में ये पी आई जे फैक्टर था, ठीक है। फैक्टर क्या है? इसके आगे फैक्टर क्या? 1, इसके आगे फैक्टर क्या? 2, इसके आगे फैक्टर क्या? 3। 1 बाय 1, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, 1 बाय 4, ऐसे। अब ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आयन पहला आपका, अगर रेफरेंस आयन आपका नेगेटिव है और पहला आपका पॉजिटिव है, तो आपको क्या लेना? प्लस। इसलिए कहा था मैंने, इसलिए भाई एनर्जी नेगेटिव हो जाए टोटल, क्योंकि अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। और अगला नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए आप क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अब अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा क्या हो जाएगा इनसे? अल्फ़ा इक्वल टू, हाँ एक बात बताइए, ln 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, ऐसे। अब मैं x को ले लूँ 1, तो ln 1 प्लस एक्स की क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3
-1/4 ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास 2 × ln 1+1, ln 1+1 मतलब 2 ln 2। तो अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास 1D क्रिस्टल के लिए 2 ln 2, ठीक है। अब 2 ln 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 ln 2 की वैल्यू होती है मेरे पास 1.38। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे तो निकाल के दिखा देगा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ये कैसे आई। तो ये होती है 1.38। तो ऐसे निकलता है मेरा मेडलन कांस्टेंट, ठीक है। मेडलन कांस्टेंट क्या है? ये है जिसमें ये फैक्टर डिटरमाइन करता है नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद हाँ, ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब कुछ एक चीज़ के लिए अल्फ़ा की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो क्या क्या है अल्फ़ा की वैल्यू जिसके लिए याद करनी पड़ेंगी? वो हैं आपकी NaCl CaCl ZnS, NaCl CaCl ZnS। अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या होती है? अल्फ़ा की वैल्यू होती है आपकी 1.747565। अल्फ़ा की वैल्यू होती है आपकी 1.762675। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.6381, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस ही कहते हैं कि जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, है ना। आपको इसमें सबसे स्टेबल कौन सा लग रहा होगा? CaCl लग रहा हो क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन CaCl में हमारे पास क्या है? हमारे पास नियरेस्ट नेबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगी, जो रिपल्सिव टर्म आपकी वो डोमिनेट करती है, ठीक है। रिपल्सिव टर्म डोमिनेट करती है तो ये स्टेबल ज़्यादा नहीं है। NaCl इज़ मोर स्टेबल, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि उसका अल्फ़ा कम है लेकिन उसमें रिपल्सिव एनर्जी भी कम है। इसका अल्फ़ा ज़्यादा है लेकिन इसमें रिपल्सिव एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है, लेकिन आपका हाँ अल्फ़ा हमने निकाला था किसके लिए? 1D क्रिस्टल के लिए ना। लेकिन आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके 3D। तो 3D के निकालना काफ़ी पेचीदा काम है, काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि 3D देख 1D के लिए ऐसे हो गया, बस ऐसे ही आपको लेने पड़ेंगे। 3D में ऐसे भी है, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, आपको ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, आपको डायगनली भी कंसिडर करना पड़ सकता है, आपको काफ़ी डायरेक्शन में कंसिडर करना पड़ सकता है 3D के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा काम है। तो 3D के लिए हम क्या करते हैं, हाँ जो 3D का जो सीरीज़ बनती है ना अल्फ़ा के लिए, जैसे हमारी अब सीरीज़ बनी है तो जानी पहचानी सीरीज़ थी log 1+1 की log 2, ठीक है। लेकिन जो आपकी 3D के लिए सीरीज़ बनती है वो क्या होता है, वो कई बार स्लो कन्वर्जिंग होती है, इतनी स्लो कन्वर्जिंग की आप टर्म्स लिखते लिखते थक जाओगे, वो कन्वर्ज नहीं होके देगी, ठीक है। कन्वर्ज होनी ज़रूरी है सीरीज़ की, एक फाइनाइट वैल्यू आने के लिए सीरीज़ का कन्वर्जेंस ज़रूरी है। अगर सीरीज़ कन्वर्ज नहीं होगी ना तो सीरीज़ की वैल्यू फाइनाइट नहीं आ सकती, सीरीज़ की वैल्यू इनफाइनाइट ही जाएगी। सीरीज़ कन्वर्ज होनी ज़रूरी है फाइनाइट वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये स्लो कन्वर्ज करती हैं अगर हम 3D के क्रिस्टल ले तो उसके लिए हमने एक टेक्निक अपनाई है। टेक्निक क्या कि हम एक न्यूट्रल ग्रुप का ग्रुप उठा लें, उससे क्या होगा, पोटेंशियल जो है काफ़ी फास्ट डिके होगा, पोटेंशियल काफ़ी फास्ट डिके होगा, तो हमारी सीरीज़ काफ़ी जल्दी कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं उसे कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो 3D के लिए देखो कैसे कन्वर्ज कैसे नहीं करती। मान लिए NaCl 3D एटम है ना, NaCl 3D एटम नहीं है, मतलब 3D क्रिस्टल, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होते हैं? 6, सेकंड 8, थर्ड नहीं सेकंड 12, थर्ड 8। अब डिस्टेंस क्या क्या होता है सबका डिस्टेंस, इसका मैं मान लूँ 1, तो इसका √1 मान लूँ, तो इसका √2 मान लूँ, तो इसका √3 मान लूँ, फैक्टर PIJ, फैक्टर PIJ, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा मेरे पास 6 डिवाइड बाई √1 -12 डिवाइड बाई √2। और देखो बाहर हमने 2 लिया था, 2 किसके लिए लिया था?
जो 1D लैटिस था, ये 6 किसके लिए ले रहे हैं, 6 हम ले रहे हैं 3D में जो नियरेस्ट नेबर जितने भी उसके, इसके नियरेस्ट नेबर कितने थे, 2 थे ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसमें नियरेस्ट नेबर कितने, 6 हैं, ठीक है। उसमें तो पहले के नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर भी 2 थे, थर्ड नियरेस्ट नेबर भी 2 थे। इसमें तो हर एक टर्म के लिए अलग नियरेस्ट नेबर होंगे, ठीक है। पहले नियरेस्ट नेबर 6 है, दूसरे नियरेस्ट नेबर 12 है, तीसरे नियरेस्ट नेबर 8 है, ठीक है, चौथे नियरेस्ट नेबर 24 है, ठीक है। और ये सीरीज़ आपको देख लीजिए कन्वर्ज नहीं कर रही है। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया -12/√2, ये कितना हो गया +8/√3, ये कितना हो गया -12। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्ज इतनी जल्दी नहीं कर रही, बहुत स्लो है। तो इसके लिए हमने न्यूट्रल ग्रुप का एक टेक्निक अपनाई है, वो क्या है आइए समझते हैं। ये क्या है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी सारे एटम है, ठीक है। अब जो ये सेंटर वाला है इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, नियरेस्ट नेबर जो सबसे कम डिस्टेंस पे होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। कितने, 6 फेस है इसके आसपास, एक सेंटर पे है ना आपका एटम, सेंटर पे ये मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर से जितने फेस के हैं उनका डिस्टेंस मान लीजिए √1 है, ठीक है। और ये कितने एटम है, ऐसे 6। और इस क्यूब के अंदर इन 6 का कंट्रीब्यूशन कितना है, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो ये फेस पे है, फेस वाले का आधा कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में होगा, आधा इस क्यूब में, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन से, सेकंड नियरेस्ट नेबर है जो एज पे है, एज मतलब इस पे है, लाइन पे है ना इसके हाँ। इनका डिस्टेंस कितना होगा, इनका डिस्टेंस होगा आपका सेंटर से यहाँ 1, ये 1 है ना, तो ये कितना हो गया √2 और ऐसे कितने हैं 12। और हर एक का कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में कितना भाई, देखिए एक ऊपर है इसका कंट्रीब्यूशन, एक इस साइड है, एक ऐसे कंट्रीब्यूशन इसका, एक इसमें, तो 1/4, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने हैं इसके, 8 कोनों पे, और ये √3 होगा, सिंपल दिख ही रहा है आपको यार, देखो ये कितना हो गया आपका, एज तक हो गया आपका √2, ठीक है, एज तक हो गया आपका √2, ये कितना है 1, ये √2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, सीधा √3 हो गया ना। ठीक है, तो √3 कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो अल्फ़ा कितना हो गया आपका, अल्फ़ा नहीं इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक पूरे न्यूट्रल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन आपको देखिए कितना हो गया, 6/2 डिस्टेंस 1 माइनस 12/4 डिस्टेंस √2 प्लस 8/8 डिस्टेंस √3, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1.46। ये है आपकी पहली क्यूब का, और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है NaCl के लिए वो है अल्फ़ा की 1.75, उसके क्लोज आ गया। अगर आप इस तरीके से करें तो 3D में, ठीक है, आप दूसरी क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तीसरी भी, आसपास की 3-4 क्यूब ऐड कर दीजिए, आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका यंग्स मेडलन कांस्टेंट वाला टॉपिक पूरा, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए द पिलर से।